तो आज की मूवी का नाम है ऑर्फन और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर साइकोलॉजिकल फिल्म है और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आपको कहानी में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हमें एक कपल दिखाए जाते हैं, यानी कि जॉन और केट। केट प्रेग्नेंट होती है बट डिलीवरी थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, जिससे इनका होने वाला बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता। इससे केट को सदमा लगता है और वो अल्कोहलिक हो जाती है, जिससे इनकी मैरिड लाइफ भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद केट रिहैब जाती है एंड थेरेपी लेती है, जिसके बाद वो ड्रिंक करना छोड़ देती है। जॉन के डिसाइड करते हैं कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। कहानी के दौरान हमें पहले लगा था कि जॉन और केट का ये पहला बच्चा होने वाला था, बट ऐसा नहीं है। हम जान पाते हैं कि इनके 2 बच्चे ऑलरेडी है, बड़ा बेटा डैनियल और छोटी बेटी मैक्स। मैक्स फिजिकली डिसेबल्ड होती है, यानी कि वो बोल नहीं पाती, लेकिन वो सुन सकती है, इसलिए सभी उससे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि वो दिन आता है जिस दिन ये बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जॉन और केट एक मोनेस्ट्री जाते हैं, जहाँ जॉन को एक लड़की दिखती है जो कि ड्राइंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम एस्थर होता है और इसकी उम्र 9 साल होती है। कुछ देर बाद केट भी इनके पास आ जाती है एंड फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एस्थर को अडॉप्ट करेंगे। सिस्टर एबिगेल बताती है कि एस्थर ओरिजिनली रशिया से है। दरअसल एक अमेरिकन फैमिली एस्थर को रशिया से यहाँ लाई थी, बट एक दिन के घर में आग लग गई, जिसमें सब मारे गए सिवाय एस्थर के। सिस्टर कहती हैं कि एस्थर अपने गले और कलाई पर हमेशा रिबन्स बांधे रखती है एंड वो ओवरऑल बताती है कि एस्थर काफी अच्छी लड़की है एंड अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर भी है। अब जॉन और केट एस्थर को घर ले आते हैं। मैक्स तो काफी खुश होती है, बट डैनियल का एक्सप्रेशन बताता है कि उसे अपनी स्टेप सिस्टर पसंद नहीं आई है, या फिर कहें कि उसे एक स्टेप सिस्टर चाहिए भी नहीं। बट वो रूखा सूखा इसे एस्थर का वेलकम करता है। कुछ दिन तो काफी अच्छे जाते हैं और हमें ऐसा लगने भी लगता है कि एस्थर अब पूरी तरह से इस फैमिली में घुल मिल गई है, एक्सेप्ट डैनियल, क्योंकि वो अभी भी एस्थर को अपनी बहन नहीं मानता। एक दिन जॉन और केट ओरली इंटीमेट हो रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि एस्थर छुप के ये सब देख रही होती है। केट की नजर एस्थर पर पड़ जाती है एंड शी फील्स अनकंफर्टेबल, इसलिए केट डिसाइड करती है कि वो एस्थर से इस बारे में बात करेगी। हमें एस्थर का स्कूल में पहला दिन भी दिखाया जाता है। बच्चे एस्थर के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो काफी पुराने स्टाइल के होते हैं और अमेरिकन तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, खासकर हाथ और गले में वो रिबन्स। क्लास में एक लड़की भी होती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है और वो तो एस्थर का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रही होती है एंड हम एस्थर की आंखों में उसके लिए गुस्सा देख पाते हैं। एक दिन डैनियल और मैक्स घर के बाहर खेल रहे होते हैं। डैनियल अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक कबूतर वहां आ जाता है। डैनियल कबूतर को शूट कर देता है, जिससे कबूतर तड़पने लगता है। मैक्स और एस्थर भी वहां पर आ जाते हैं। एस्थर डैनियल को कहती है कि उस कबूतर को मार दो, वरना वो ऐसे ही तड़पता रहेगा, पर डैनियल मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए एस्थर खुद ये काम करती है। वो एक पत्थर से कबूतर को गंदी तरह मार देती है और यहाँ एस्थर का हमें एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो कि काफी वायलेंट है। हालांकि उसकी सोच सही थी, लेकिन उसका तरीका बहुत गलत था। एस्थर समझदार तो है, बट काइंड ऑफ वायलेंट भी है, या फिर कहीं की पागल है, या फिर दोनों भी हो सकती है। खैर हमें केट दिखाई जाती है जो कि सफाई कर रही होती है। उसे एस्थर के रूम से एक बाइबल मिलती है जिसमें जॉन की फोटो होती है। खैर केट ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन स्कूल में एस्थर इसी बाइबल को ले जाती है अपने साथ और वो कहीं जल्दी में जा रही होती है, तभी उसके हाथ से ये बाइबल गिर जाती है और ब्रेंडा उसे देख लेती है। लेकिन एस्थर उस बाइबल को वापस लेने की कोशिश करती है, जिसमें उस बाइबल के पेज इधर उधर बिखर जाते हैं। एस्थर उन पेजेस को उठाने लगती है, तभी ब्रेंडा एस्थर के गले से वो रिबन निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही एस्थर को ये महसूस होता है, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वहाँ पर डैनियल भी खड़ा होता है जो ये सब देख रहा होता है। उसे तो शर्म आती है कि लोग उसे इसकी बहन कहते हैं। खैर घर पर केट एस्थर को अपनी अनबोर्न डॉटर की समाधि दिखाती है, जहाँ पर उसने कुछ फ्लावर्स भी लगाए होते हैं। केट इनमें अपनी बच्ची को देखती है एंड मैं आपको एक बता दूं कि जो वो बच्चा पैदा होने वाला था वो एक लड़की थी और केट ने तो उसका नाम भी सोच रखा था। वो उसका नाम जेसिका रखने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली इट वोंट हैपन। खैर हमें दिखाया जाता है कि केट की बात सुनकर एस्थर भी काफी इमोशनल हो जाती है एंड वो रोने लगती है। केट उसे गले से लगा लेती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसे जेसिका के रूप में एस्थर मिल गई है, कि उसका डिसीजन कि एस्थर को अडॉप्ट करना वो सही निकला है। अब रात हो जाती है और केट काफी खुश होती है एंड वो जॉन के साथ किचन में ही शुरू हो जाती है। हमें फिर से एस्थर दिखाई जाती है जो कि इन दोनों को करते हुए देख रही होती है एंड अगेन केट इस चीज को नोटिस कर लेती है और फिर अगले दिन हर पेरेंट्स की तरह केट एस्थर को समझाने लगती है। लेकिन एस्थर का जवाब सुनकर वो चौंक जाती है, क्योंकि एस्थर कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रहे थे एंड एग्जैक्टली वो वही वर्ड यूज करती है। I mean, कम उम्र में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, ये तो ठीक है,
लेकिन 9 साल की उम्र में इतना मैच्योर, ये केट को कहीं ना कहीं खटकने लगता है। इसलिए वो जॉन से इस बारे में बात करती है एंड वो कहती है कि हमें एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाना चाहिए, बट जॉन मना कर देता है। वो कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट डे जॉन मैक्स और एस्थर के साथ पार्क में होता है। जॉन अपनी नेबर के साथ बात करने लगता है एंड उसकी नेबर कुछ हेल्प मांगती है जॉन के साथ, इसलिए वो उसकी मदद करने चला जाता है। एस्थर की नजर ब्रेंडा पर पड़ती है जो कि उसी पार्क में है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बदला लेने के लिए एस्थर को झूले से धक्का दे देती है, जिससे ब्रेंडा का पैर टूट जाता है। और ये सब करते हुए मैक्स एस्थर को देख लेती है, बट रात को डिनर के टाइम केट के पूछने पर कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, एस्थर तो ये बताती है कि वो फिसल गई थी, इसलिए वो मैक्स से पूछती है, पर मैक्स भी वही जवाब देती है जो कि एस्थर ने दिया था कि वो फिसल गई थी। हम यहाँ देख पाते हैं कि कैसे मैक्स और एस्थर एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे हैं, बिल्कुल एक रियल बहन की तरह। लेकिन इसके बाद से ही केट एस्थर में चेंजेस नोटिस करना शुरू कर देती है। एक दिन सिस्टर एबिगेल का फोन आता है। केट सब कुछ सिस्टर एबिगेल को बता देती है, इवन पार्क वाले इंसिडेंट के बारे में भी। सिस्टर कहती है कि वो एस्थर की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता करेगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ कागज ही है जिससे वो उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बता पाए थे। एंड कुछ दिनों बाद सिस्टर एबिगेल केट से मिलने भी आती है। जॉन भी यहाँ पर होता है। सिस्टर कहती है मैंने एस्थर के पुराने रिकॉर्ड्स देखे हैं और ये पाया है कि जहाँ एस्थर होती है वहाँ पर कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। और जिस घर में आग लगी थी, यानी कि उसके पिछले फैमिली के घर में, वो आग भी जानबूझकर लगाई गई थी। हम यहाँ देख पाते हैं कि सिस्टर इनडायरेक्टली या फिर कहीं डायरेक्टली एस्थर पर ये सारा इल्जाम लगाने लगती है कि कहीं ना कहीं हो एस्थर का इन सब में हाथ है। हम केट को तो कन्विंस होते हुए देख पाते हैं, बट जॉन को इस पर विश्वास नहीं होता। वो एस्थर को एक 9 साल की मासूम बच्ची बताता है जो कि ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। एस्थर वहीं छुपकर इन सब की बातें सुन रही होती है एंड वो एक गन ले लेती है जिसमें गोली भी होती है एंड वो मैक्स को कहती है कि सिस्टर एक बुरी औरत है जो मुझे यहाँ से ले जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसे सबक सिखाने में। ये दोनों पहले ही सड़क पर पहुंच जाते हैं जहाँ से सिस्टर अपनी कार से गुजरेंगी एंड कुछ देर बाद सिस्टर वहाँ पर आ रही होती है। अब सिस्टर को रोकने के लिए एस्थर मैक्स को सड़क पर धक्का दे देती है और मैक्स को बचाने के चक्कर में सिस्टर अपनी गाड़ी रोक लेती है। सिस्टर मैक्स को देखने आती है तभी पीछे से एस्थर एक हथौड़े से सिस्टर को मार देती है और मैक्स की मदद से उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है, बट उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सिस्टर अभी भी जिंदा है। इसलिए एस्थर बिना रुके बैक टू बैक उस पर हथौड़े से वार करती है एंड उसे बुरी तरह से मार देती है और ये सब मैक्स देख रही होती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। एस्थर बॉडी ठिकाने लगा देती है और उस हथौड़े और सिस्टर के कपड़ों को उसी ट्री हाउस में छुपा देती है। ये सब करने के बाद एस्थर मैक्स को वार्निंग देती है कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसके साथ भी वही होगा और वो उसकी फैमिली को भी हर्ट करेगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, पर डैनियल इन दोनों को साथ में देख लेता है और वो छुप जाता है, पर एस्थर नोटिस कर लेती है। इसलिए रात को वो डैनियल के रूम में जाती है और एक चाकू को उसके गले पर रख देती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा। डैनियल ने बस उन्हें उतरते हुए देखा और यही बात वो उनको बताती है। यहाँ एस्थर डैनियल को भी धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे मार देगी, इसलिए डर के मारे डैनियल किसी को भी कुछ नहीं बताता। एज ऑडियंस हम समझ नहीं पाते कि आखिर 9 साल की बच्ची इतनी डेंजरस कैसे हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जॉन केट एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं, बट डॉक्टर का कहना है कि एस्थर बिल्कुल नॉर्मल है, पर इस बात पर केट को विश्वास नहीं होता। घर आकर केट को सिस्टर जूडिथ का फोन आता है मॉनेस्ट्री से। वो कहती है कि सिस्टर कल से ही गायब है। केट कहती है कि सिस्टर कल हमारे घर पर आई थी लेकिन वो उसके बाद चली गई। रात को इनके घर पे पुलिस आती है और वो बताती है कि इनके घर के पास हमें सिस्टर एबिगेल की बॉडी मिली है। हम एस्थर की एक ड्राइंग देखते हैं जो कि वो काफी टाइम से बना रही होती है एंड वो फाइनली अब कंप्लीट हो गया है। इसमें एस्थर का पिछला घर होता है जो कि जल गया था एंड इसमें भी वो जल ही रहा है, लेकिन इस ड्राइंग में उन सभी मेंबर्स को दिखाया गया है जो कि डेफिनेटली जलने से तो नहीं मरे, क्योंकि उन सबको मारा गया है जैसे कि हम ड्राइंग्स में देख सकते हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि उसे किसने मारा है। केट को लगता है कि एस्थर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कुछ रिसर्च करती है और जॉन को बताती है, बट एज यूजुअल जॉन को ये सब बकवास लगता है। बट केट के इंसिस्ट करने पर वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। केट उस रशियन ऑर्फनेज से कांटेक्ट करती है, बट वहाँ उसे पता चलता है कि एस्थर नाम का कोई बच्चा तो कभी यहाँ पर रहा ही नहीं है, जो कि काफी वियर्ड था केट के लिए। हम जॉन को एस्थर के साथ देखते हैं। एस्थर कहती है शायद मॉम उसको पसंद नहीं करती है, बट जॉन कहता है कि ऐसा नहीं है, केट भी तुम्हें उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं, और शायद कि वो मुझसे ज्यादा ही तुम्हें पसंद करती है, इसलिए तुम्हें शायद अपनी मॉम को खुश करने के लिए कुछ
करना चाहिए। जॉन की बात मानकर एस्थर कुछ फ्लावर्स केट को देने जाती है, लेकिन फ्लावर्स को देखते ही केट को रोना और गुस्सा दोनों आ जाता है, क्योंकि ये वही फ्लावर्स है जिसे केट ने अपनी अनबॉर्न डॉटर के लिए लगाया था, जिसे केट ने एस्थर को दिखाया भी था और बताया भी था, और हमने उसे रोते हुए भी देखा था। लेकिन हम यहाँ समझ पाते हैं कि एस्थर ने जानबूझकर ये चीज की है। इस चीज से केट को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे डांटने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, पर जॉन आकर ये सब रोक लेता है। रात को हमें दिखाया जाता है कि एस्थर खुद को विक्टिम दिखाने के लिए अपने उसी हाथ को जिसे केट ने पकड़ा था उसे जानबूझकर तोड़ लेती है। एंड नेक्स्ट डे जब जॉन आता है तो वो नाटक करती है, हाथ तो उसने सही में तोड़ लिया है, पर वो कहती है कि शायद मेरे हाथ में कुछ हो गया है। एंड जब जॉन देखता है तो वो देखता है कि उसका हाथ की हड्डी टूट गई है, और जॉन को यही लगता है कि ये सब केट के कारण ही हुआ है। केट इन सब चीजों से इतना डिप्रेस हो जाती है कि वो फिर से ड्रिंक्स खरीद लेती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ड्रिंक करती नहीं है, एंड वो जो ड्रिंक उसने निकाली थी पीने के लिए वो उसे फेंक देती है एंड उसकी बोतल्स को छुपा देती है। वहीं एस्थर केट को फंसाने का इंतजाम करने लगती है। पहले उसने हाथ तुड़वा लिया, अब वो केट की कार को ऑन कर देती है जिसमें मैक्स होती है, जिससे कि वो कार बैक होने लगती है। ये चीज डैनियल और केट देख लेते हैं और वो कार जाके बर्फ से टकरा जाती है, पर इसमें मैक्स को ज्यादा चोट नहीं लगती। जॉन केट को कन्फ्रंट करता है उसकी वो दारू की बोतल दिखाकर। जॉन के साथ उसकी थेरेपिस्ट भी होती है। जॉन को लगता है कि केट ने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसकी थेरेपिस्ट उसे कहती है कि उसे फिर से रिहैब जाना चाहिए, एंड इस बार जॉन उसे भेज ही देता है और कुछ ही दिनों में केट फिर से रिहैब जाएगी, ये तय हो जाता है। डैनियल जानता है अगर उसकी मॉम गई तो फिर क्या होगा, इसलिए वो मैक्स से पूछता है कि एस्थर के बारे में क्या वो कुछ जानती है जिससे उसको फंसाया जा सके। तो मैक्स डैनियल को कुछ ड्राइंग दिखाती है जिसमें कैसे एस्थर ने सिस्टर एबिगेल का मर्डर किया, कहाँ उसे कपड़े छुपाए, ये सब दिखाती है, यानी कि वो ट्री हाउस। डैनियल पूछता है कि क्या उस ट्री हाउस में कुछ है, तो मैक्स हाँ कहती है, इसलिए डैनियल उस ट्री हाउस में कुछ ढूंढने लगता है। वहीं एस्थर अब केट से जबरदस्ती पंगा लेने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब तो केट यहाँ से जाने ही वाली है और फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। एस्थर के जाते ही केट उसके रूम की तलाशी लेने लगती है और तभी उसे एस्थर की बाइबल मिलती है। इसमें जॉन की फोटो तो होती ही है, बट केट देखती है कि उसमें और भी कई सारे आदमियों की फोटोज होती हैं। बाइबल के कवर पे केट सारने इंस्टीट्यूट लिखा हुआ देखती है। गूगल करने पर वो देखती है कि ये सारने इंस्टीट्यूट कोई अलग ही देश में है और उसकी भाषा भी अलग है, बट उसे एक नंबर मिल जाता है और वो वहाँ पर कॉल करती है। लेकिन वहाँ कॉल करने पर वो कहते हैं कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं है, बल्कि ये तो एक मेंटल हॉस्पिटल है जो कि एस्टोनिया में है, ना कि रशिया में। क्योंकि केट को लगा था कि ये तो रशिया में है, उसे लगा था कि ये नंबर रशिया का है, बट एक्चुअली ये एस्टोनिया का होता है। केट तुरंत ही ये बात सिस्टर जूडिथ को बताती है, पर सिस्टर जूडिथ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एस्थर के सारे पेपर तो रशिया के हैं, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं डैनियल ट्री हाउस में एविडेंस ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है और वो अपने साथ वही मर्डर वेपन, साथ ही सिस्टर एबिगेल की खून से सनी ड्रेस भी लाती है और उसे कहती है कि क्या तुम इसे ही ढूंढ रहे थे। एंड वो उसके सामने ही उस कपड़ों को आग लगा देती है, साथ ही वो पूरे ट्री हाउस में भी आग लगा देती है और डैनियल को उसी ट्री हाउस में बंद करके खुद वहाँ से निकल जाती है। पूरा ट्री हाउस बुरी तरह से जलने लगता है और डैनियल भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। आखिर में वो एक पेड़ पर लटक जाता है, पर वो ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता एंड वो गिर जाता है, जिससे उसको काफी बुरी तरह चोट आती है। एस्थर इस चीज का फायदा उठाकर डैनियल को एक पत्थर से मारने जाती है, पर तभी उसे मैक्स धक्का दे देती है। घर से केट ट्री हाउस को जलता हुआ देख लेती है और वो भागकर तुरंत ही आती है और डैनियल को अधमरा पाती है। वहाँ पर वो एस्थर और मैक्स को भी देखती है, पर वो सबसे पहले डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर का कहना होता है कि डैनियल काफी क्रिटिकली इंजर्ड है, लेकिन वो बच जाता है। एस्थर जानती है कि डैनियल अगर जिंदा रहा तो उसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करती है। वो डैनियल का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और पिलो से उसका दम घोटने की कोशिश करती है, पर तभी उसका सिस्टम बीप करने लगता है और आवाज से वहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन तब तक एस्थर वहाँ से निकल जाती है। केट को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी तो डैनियल ठीक था। उसे लगता है कि ये जरूर एस्थर ने ही किया है, इसलिए वो एस्थर पर अटैक कर देती है और बार बार चिल्लाने लगती है कि ये सब इसी ने ही किया है। जॉन को लगता है कि केट पागल हो गई है और सभी डॉक्टर्स उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और उसे भी वहाँ पर एडमिट कर लेते हैं। जॉन इन सब चीज से परेशान हो जाता है और वो मैक्स और एस्थर के साथ घर पर आ जाता है। जॉन ड्रिंक करने लगता है। उसी दौरान एस्थर को दिखाया जाता है जो कि सेड्यूसिव
ड्रेस पहनकर जॉन के पास आने लगती है। वो जॉन को सेड्यूस करने लगती है क्योंकि जॉन नशे में होता है। बट जॉन को एस्थर की ये हरकत पसंद नहीं आती और वो सोचने लगता है कि कहीं उसकी वाइफ सही तो नहीं है, पर वो बस एस्थर को डांट कर वहाँ से भगा देता है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि अब एस्थर का इस घर में आखिरी टाइम आ चुका है, क्योंकि वो कहता है कि कल वो सिस्टर जूडिथ को बुलाकर फैसला करेगा कि तुम्हें यहाँ पर रखना है कि नहीं। वहीं हॉस्पिटल में केट को एस्टोनिया से डॉक्टर वोरोवा का कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि जिस लड़की की फोटो आपने भेजी है वो एक डेंजरस मेंटल पेशेंट है, इसीलिए तुरंत ही पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवाओ एंड अपनी फैमिली को तो उससे दूर ही रखना, क्योंकि उसने अब तक 7 मर्डर्स किए हैं हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से। केट कहती है वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो बस एक 9 साल की बच्ची है। डॉक्टर कहते हैं उसे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी उम्र इस वक्त 33 साल है और इसका कारण है एक बीमारी जो उसे बचपन से ही है। उस बीमारी ने उसका शरीर विकसित होने नहीं दिया, हालांकि उसका दिमाग जरूर डेवलप हुआ है एंड ये काइंड ऑफ एक ड्वार्फिज्म है, पर इसमें पता नहीं चलता कि ये बच्चा या इंसान कोई बोना है। डॉक्टर कहते हैं आखिर आपको कभी उसके गले पर और कलाई पर वो निशान नहीं दिखे। केट कहती है पूरे टाइम अपने गले पर स्कार्फ पहने रहती है, तो आखिर हम कैसे देख पाते हैं, लेकिन आखिर उनके पीछे है क्या। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो इतनी वायलेंट थी कि उसे हमें जबरदस्ती बांध कर रखना पड़ता था और वो खुद को इतनी तेजी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसके गले और कलाई पर वो निशान आ गए हैं। खैर केट अब डॉक्टर की बात सुनकर बिना देरी किए घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं घर पर एस्थर को हम गुस्से में देख पाते हैं और उसे फिर से पागलपन का दौरा चढ़ता है, जैसे कि इसको स्कूल में चढ़ा था और जब भी वो गुस्सा होती है तो उसे ऐसे ही दौरे आते हैं। वो पूरे रूम को तहस नहस कर देती है और फिर उसके आंखों से हम ये पता कर पाते हैं कि अब इस घर में एक मैसेकर होने वाला है, जैसे कि उसने अपने पिछले घर में किया था। और इसकी स्टार्टिंग होती है जॉन से और जॉन को पीछे से स्टैप कर देती है और फिर बैक टू बैक अटैक करके उसको मार देती है। और ये सब देख रही होती है वहीं पर खड़ी मैक्स। वो मैक्स को भी मारने जाती है, पर उससे पहले मैक्स कहीं पर छुप जाती है। केट भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर यहाँ पर आ जाती है। एस्थर समझ जाती है कि केट यहाँ पर आ गई है। वो केट पर पीछे से अटैक करती है, जिससे केट थोड़ी घायल हो जाती है, बट ज्यादा नहीं। केट को मैक्स दिखती है जो कि छुपी होती है, पर इन दोनों के बीच एक गिलास की वॉल होती है, इसीलिए केट मैक्स के पास नहीं जा पाती। बट वो उसे कहती है कि वो ऐसे ही छुपी रहे। लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है और उसके हाथ में एक गन भी होती है। वो मैक्स को देख लेती है और उस पर फायर करने लगती है, इसीलिए केट एस्थर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। केट को देखते ही वो उस पर शूट करने जाती है, लेकिन तभी वो वॉल टूट जाती है और वो सीधा एस्थर पे ही गिर जाती है, जिससे एस्थर घायल हो जाती है और वो बेहोश भी हो जाती है। केट मैक्स को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर इनको पुलिस मिलती है, जिसे केट ने ही बुलाया था। पुलिस अंदर आती है, लेकिन उन्हें एस्थर यहाँ पर नहीं मिलती। हम केट को देखते हैं जो कि इससे पहले की सड़क पर पहुँच पाती, जहाँ पर और भी पुलिस वाले हैं। एस्थर उस पर अटैक कर देती है, पर इसी दौरान एस्थर की गन उसके हाथ से छूट जाती है और केट और एस्थर एक फ्रोजन लेक पर लड़ाई करने लगते हैं। वहीं मैक्स की नजर उस गन पर पड़ती है और वो अपनी मोम को बचाने के लिए एस्थर पर शूट करती है, पर गोली मिस हो जाती है, जिसकी वजह से उस लेक की बर्फ टूटने लगती है और ये दोनों डूबने लगते हैं। लेक के अंदर भी इनकी लड़ाई होती है, पर केट कैसे भी वहां से बाहर निकल जाती है। पहले तो लगता है कि एस्थर डूब गई है, बट तभी वो बाहर आकर केट का पैर पकड़ लेती है। उसके पीछे एक नाइफ भी होता है। तभी केट एक जबरदस्त किक एस्थर की नेक पर मारती है, जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है एंड उसकी बॉडी उसी लेक में डूब जाती है। बाद में हम पुलिस वालों को इसी लेक के पास देखते हैं और फिर इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। सच कहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी और मजा भी आया। खैर एंड में हमें नहीं बताया गया कि आखिर डैनियल जिंदा था या मर गया, क्योंकि एस्थर ने उससे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। पर जैसे जॉन अस्पताल से आया था, हम गैस कर सकते हैं कि शायद वो बच गया हो। तो अगर जिनको ये कहानी अभी भी समझ नहीं आई है तो मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। एस्टोनिया में सार्ने नाम का एक मेंटल हॉस्पिटल है, जिसकी सबसे खतरनाक पेशेंट एक छोटी बच्ची है। बट ट्विस्ट ये है कि वो बच्ची नहीं होती, बस एक बीमारी की वजह से वो बच्ची दिखती है। असल में तो वो एक मैच्योर वुमन है। अब ना जाने कैसे वो वहाँ से निकलकर अमेरिका पहुँच गई। एक अमेरिकन फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये रशिया से है। लेकिन बाद में एस्थर उस अमेरिकन फैमिली के सभी मेंबर्स को मार देती है। इसके बाद वो फिर से यहाँ के एक ऑर्फनेज में आ जाती है। लेकिन बाद में एस्थर उस अमेरिकन फैमिली के सभी मेंबर्स को मार देती है।
और फिर इसे अडॉप्ट करते हैं जॉन और केट। एडॉप्शन के बाद तो कुछ दिन ठीक रहते हैं, बट उसके बाद एस्थर एक के बाद एक गलत काम करने लगती है, यानी कि मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर्स और भी काफी कुछ। और केट समझ जाती है कि इन सब के पीछे जरूर एस्थर का ही हाथ है, बट जॉन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। केट एस्थर के बारे में पता करती है और उसकी बात होती है एस्टोनिया के डॉक्टर से, जो कि उसे सब कुछ सच बता देते हैं कि आखिर एस्थर कौन है। एस्थर बच्चा बनकर लोगों के यहाँ रहती है और उनके परिवार के आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है। जो मान गया तो ठीक है, अदरवाइज वो उस पूरे परिवार को मार देती है। और वो कितने परिवार के साथ रह चुकी है इसका पता हमें उसकी बाइबल्स में रखे फोटो से लगता है, जिसमें अलग अलग आदमियों की फोटोज होती हैं। एस्थर वही हरकत जॉन के साथ भी करती है, पर जॉन मना कर देता है, इसीलिए वो उसको मार देती है। वो उसकी फैमिली को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन केट अपनी फैमिली को बचा लेती है। तो यही थी इसकी कहानी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट हियर इज द बोनस। इस मूवी का एक सेकेंड पार्ट भी है जो कि इसी साल रिलीज हुआ है, और इसमें हमें पता चलेगा कि आखिर अमेरिका में आने से पहले या फिर जिस अमेरिकन परिवार के साथ रही थी, आखिर चल क्या रहा था वहाँ पर, उन सब का मर्डर कैसे हुआ और वो यहाँ पर आई कैसे, यानी कि अमेरिका में, और ये रशिया का चक्कर किया है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट